प्लेसेंटल बैरियर बड़ा आसान क्लिनिकल है। प्लेसेंटल बैरियर जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक मिसनोमर है। ये हमारे पास बना हुआ होता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ फीटल कैपिलरीज। ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास सेपरेट करता है मैटरनल ब्लड को विद फ्रॉम द फीटल ब्लड। ठीक है, अब ये जो होती है प्लेसेंटल बैरियर, बैरियर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट ना करना दे। तो ये हम कहते हैं कि मिसनोमर है, क्योंकि ये बैरियर ऐसा बैरियर है कि कुछ चीज़ों को तो पेनिट्रेट करने देता है और कुछ चीज़ों को पेनिट्रेट करने नहीं देता। जैसे कि कुछ सर्टेन फीमेल्स हार्मोन हो गए, थायरोक्सिन वगैरह हो गए, ये जो होते हैं ये हमारे पास पेनिट्रेट नहीं करते। लेकिन हमारे पास सर्टेन ड्रग्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं, जैसे कि डायथाइलएस्टिलबेस्ट्रोल। ये क्या है? ये एक हमारे पास कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन पिल्स है। ठीक है, चलो पिल्स से बात चली तो मैं बताता हूँ कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के पिल्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और एक होता है कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन पिल्स, और एक होता है एबॉर्शन पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो होते हैं जो कि हमारे पास ओव्यूलेशन ना कराने दें। अब ओव्यूलेशन कराने ना देने यानी कि हमारे पास है ना ओव्यूलेशन ही ना हो, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इससे हमारे पास फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन देते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओव्यूलेशन कराने नहीं देते। ये चीज़ याद रखना, प्रोजेस्ट्रॉन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो हमारे पास ओव्यूलेशन कराने नहीं देते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन पिल्स, कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन तो हो जाए लेकिन उसके बाद हमें इसकी इम्प्लांटेशन बचवानी हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन 3 दिन तक देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। ठीक है, ये क्या ड्रग होते हैं, ये हमारे पास हाईली कंसनट्रेटेड एस्ट्रोजन होता है या डायथाइल एस्टिलबेस्ट्रोल होता है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है ना वो है ना चेंज कर देता है, क्योंकि हम एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो एंडोमेट्रियम जो कि हमारे पास है ना तैयार होती है इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो है ना क्या होगा कि है ना इम्प्लांट होने के लिए तैयार नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो उसी वक्त तैयार होती है जब प्रोजेस्ट्रॉन और है ना एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन होता है। अब एस्ट्रोजन का हमने लेवल चेंज करा दिया तो इस वजह से हमारे पास इम्प्लांटेशन इसमें नहीं हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एबॉर्शन पिल्स। वो पिल्स जो कि हमारे पास क्या करे कि है ना प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ ना करवाए। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि कार्पस ल्यूटेम से हमें प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करवाना होता है 4 मंथ तक। ठीक है, अगर 4 मंथ तक रिलीज़ नहीं कराएंगे तो है ना ऑटोमेटिकली एबॉर्शन हो जाएगी। तो ये ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिसको RU468 कहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एबॉर्शन पिल्स। वो क्या करते हैं कि वो प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ होने नहीं देते। तो बहरहाल ये तीनों पिल्स थे, उनमें से जो डायथाइल एस्टिलबेस्ट्रोल है ये हमारे पास क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। ठीक है, और ये हमारे पास फीटस में जाके कार्सिकोमा और है ना अदर टेराटोजेंस वगैरह कॉज करना या टेराटोमा वगैरह ये बना देता है, तो फीटस को सर्वाइव होने नहीं देता। इसी तरीके से सर्टेन ड्रग्स और होते हैं, जैसे कि है ना हीरोइन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारे ड्रग्स भी है ना फीटल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं, और फिर क्या होता है कि बच्चा भी जो होता है ना वो भी हैबिचुएट होता है इन्हीं चीज़ों का। ठीक है, सर्टेन वायरसेस होते हैं वो इसमें से पास हो जाते हैं। तो ये था प्लेसेंटल बैरियर। नेक्स्ट आता है अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़। बड़ा आसान है। अम्बिलिकल कॉर्ड का जो हमारे पास डायमीटर होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर, और है ना ये 50 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास नॉर्मल होना इसके अंदर लाजमी है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या आती हैं, 2 आर्टरीज, 1 वेन होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो ये क्या कर देगी, ये हमारे पास फीटस के नेक के अराउंड है ना वो है ना कर्व्स बनाना शुरू कर देगी, सर्कल्स बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, और अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो हम क्या कर, असल में होता है ये कि जैसे ही हमारे पास है ना डिलीवरी होती है तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड से खींच कर प्लेसेंटा को निकाला जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है ना वो मदर के वजाइना वो यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, अब यूट्रस से उसको खींचना होता है, क्योंकि ये तो हमें अब उसको बाहर निकालना होता है। तो उसको खींचने के लिए हम जो है ना ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको इस अम्बिलिकल कॉर्ड से खींचते हैं। अगर छोटा होगा तो हमारे पास इसको बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि एक आर्टरी मिस हो जाती है। अगर एक आर्टरी मिस हो जाती है तो हमें एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस चीज़ को मेजर करते हैं, उसको कहते हैं अम्बिलिकल उसको कहते हैं, एक सेकेंड, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलोसिमेट्री। ठीक है, ये भी एक क्लिनिकल है, वो आप देखना। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसकी आर्टरीज़ का प्रेशर चेक करते हैं। उसके अंदर चेक करते हैं कि उसकी है ना इसके अंदर ब्लड सही आ रहा है या जा रहा है, इसके अंदर सर्कुलेशन सही हो रही है, उसके अंदर डायलेशन सही हो रही है आर्टरी की। अगर सही नहीं हो रही तो क्या होगा कि है ना हाइपोक्सिया हो जाएगा बच्चे के अंदर, और वो एस्फेक्सिया जिसको हम कहते हैं कि है ना डेथ ड्यू टू लो ऑक्सीजन, उसकी वजह से डाई हो जाता है। और अगर है ना, और कब होता है कि जब हमारे पास दोनों आर्टरी
इसके अंदर कम ऑक्सीजन आ रहा हो या एक आर्टरी मिसिंग हो, ठीक है। तो इसको ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम वो होता है कि हमारे पास है ना एमनियन से हमारे पास कुछ स्कार्स जो हैं वो बेबी के अंदर बनना शुरू हो जाए, या सर्कल्स जो होते हैं, आप तस्वीरें वगैरह बुक में देखना कि सर्कल्स जो हैं वो है ना बेबी की फेस पे या लिम्स के ऊपर आना शुरू हो जाए। ये क्यों होता है कि ये हमारे पास है ना कोई टॉक्सिन वगैरह आ जाए जो कि फीटल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दे, उसकी वजह से क्या हो कि एमनियंस का कुछ पार्ट जो है वो फीटस के ऊपर आना शुरू हो जाए, यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो एपिब्लास्ट की जो ऊपर वाली लेयर होती है जो कि एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रही होती है, उसका इफेक्ट जो है वो अब है ना एम्ब्रियो के ऊपर आना शुरू हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारे पास सर्कल और है ना कर्व्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, एम्पिटेशन ऑफ है ना लिम्स हो जाएगी, यानी कि लिम्ब लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखना, इसकी तस्वीर बहुत अच्छी लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। नेक्स्ट जो है वो है ट्विन डिफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ट्विन्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, ठीक है। अब ये ट्विन्स जो है इसमें तो ये है ना, ये जो क्लिनिकल समझने का है वो है, एक है वैनिशिंग ट्विन। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ट्विन्स हैं, ठीक है, आइदर दे आर मोनोजाइगोटिक और है ना डायजाइगोटिक, उसमें क्या हो कि एक को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल जाए और एक को बहुत कम ब्लड सप्लाई मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्विन वो वैनिशिंग ट्विन, क्योंकि इसमें जिसको कम सप्लाई मिलेगी ना वो वैनिश कर जाएगा, ठीक है, यानी कि वो मर जाएगा, और उस छोटे से डेथ हुए हुए बेबी को हम बोलते हैं फीटस पेपेरिकस। इसकी तस्वीर भी उसमें बनी हुई है लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ठीक है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास है ना वो मोनोजाइगोटिक के अंदर भी चांसेस हैं और डायजाइगोटिक में चांसेस हैं। अब आप बोलोगे डायजाइगोटिक में कैसे, उसका तो अपना अलग कोरियन है, सब कुछ अलग है। तो ये चीज़ याद रखना कि डायजाइगोटिक के अंदर भी कभी कभी प्लेसेंटा और कोरियन जो है वो फ्यूज्ड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली तो है ना दोनों को इक्वल ब्लड सप्लाई मिलती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक को हमारे पास है ना बहुत ज़्यादा सप्लाई मिल रही होती है और दूसरे को बहुत कम सप्लाई मिल रही होती है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इससे भी डेथ हो जाती है ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की वजह से। इसमें ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में अलग चीज़ है, वो ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या है कि हमारे पास है ना दोनों की प्लेसेंटा मिली भी होती हैं और उसमें से किसी एक को है ना बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलती है और दूसरे को कम सप्लाई मिलती है। और वो जो ऊपर वाला सिंड्रोम था जिसमें वैनिशिंग ट्विन थी, उसमें क्या था कि दोनों को अलग अलग तो सप्लाई हो, लेकिन एक को कम मिल रही हो न्यूट्रिशन और एक को ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें ये लिखा हुआ है लास्ट जो है उसमें कि अगर हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर है ना ब्लास्टोसिस स्टेज पे, यानी कि प्रीमेटिव स्ट्रीक बनने से पहले या तकरीबन है ना 3rd वीक के अंदर प्रीमेटिव स्ट्रीक आने तक हमारे पास, या प्रीमेटिव स्ट्रीक से थोड़ा टाइम पहले 1-2 दिन पहले अगर हमारे पास क्लेवेज हो, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास है ना मोनोजाइगोटिक, मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक कैविटी, सब कुछ मोनो वाला बनेगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ पार्ट जो है, दो एम्ब्रियोज का कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास है ना अटैच रहता है एक दूसरे से, जैसे लिवर के ऊपर अटैच रहता है, हेड से अटैच रहता है और टेल से अटैच रहता है। अक्सर आपने तस्वीरों में भी देखा होगा दो बच्चे एक साथ चिपके हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। ये कब बनते हैं, जब हमारे पास प्रीमेटिव स्ट्रीक के टाइम पे है ना क्लेवेज होती है, ठीक है। वो क्लेवेज बोल रहा हूँ है ना, प्रीमेटिव स्ट्रीक के टाइम पे है ना ये हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड हो जाए दो के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लें। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। तो हमारे पास प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आ जाता है प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परकेटा और परक्रीटा और प्लेसेंटा प्रेविया। तो ये चीज़ें याद रखना। प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है कि हमारे पास प्लेसेंटा जो है वो पेनिट्रेट कर जाए मायोमेट्रियम तक, ठीक है। वैसे हमारे पास एंडोमेट्रियम तक रहती है, अगर पेनिट्रेट कर जाए मायोमेट्रियम तक तो ये हमारे पास कहलाते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा परकेटा का मतलब होता है कि हमारे पास ये मायोमेट्रियम से भी और डीप यानी कि पेरीमेट्रियम तक चले जाए, ठीक है। अब इन दोनों से होगा क्या कि ये चीज़ याद रख लेना कि जितनी ज़्यादा डीप पेनिट्रेट ये प्लेसेंटा कर जाएगी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको है ना निकालने में, तो हमारे पास हेमरेज वगैरह लाजमी होगा उसको निकालते वक्त, ठीक है, और उतनी आसानी से निकलेगी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा प्रेविया इन दोनों से डिफरेंट है। ये क्या है कि ये हमारे पास जो है ना इंटरनल ऑस होता है, इंटरनल ऑस क्या है कि यूट्राइन कैविटी और सर्वेक्स को जो सेपरेट कर रहा होता है ऑस्टियम, ठीक है, जो कि पोर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस। अब वहाँ पे हमारे पास क्या हो कि हमारे पास प्लेसेंटा वहाँ पे जाके पेनिट्रेट कर जाए। वैसे तो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ है ना यूट्रस पे करती है, अगर हमारे पास ये
इंटरनल ऑस पे कट जाए, पोस्टीरियर वॉल पे ना होने के बजाय इंटरनल ऑस पे कट जाए, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें क्या होता है कि जैसे लेबर आते हैं ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात है कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि है ना प्लेसेंटा के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन आएगी और उसमें से क्या होगा कि ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा वेजाइना सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स से फिर वेजाइना से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या है। और प्लेसेंटा प्रेविया में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीजर ऑपरेशन करना शुरू होता है, सीजर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर विलोसोमेट्री, ये मैंने बता दिया था कि हमें ना अम्बिलिकल आर्टरी इसका वो ब्लड चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डिसऑर्डर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास आते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड की या तो कमी होगी या ज़्यादती होगी। अगर कमी होती है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस, और अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमेनोसिस। ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस क्यों होती है और पॉलीहाइड्रोमेनोसिस क्यों होती है? ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो। अब सिंपली सी समझने की बात है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि है ना मैटरनल ब्लड इसके अंदर नहीं आ रहा हो। ठीक है, या मैटरनल जो मेजर कंट्रीब्यूटर है मैटरनल ब्लड वो इसके अंदर नहीं आ रहा हो, या मैटरनल साइड से वाटर इसके अंदर नहीं आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉज क्या है कि हमारे पास प्रीटर्म बर्थ हो जाए, यानी कि जल्दी से एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाए। ठीक है, और जल्दी से है ना डिलीवरी हो जाए, तब भी है ना इसका वो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं आ सकेगा जो एक नॉर्मल बेबी का होता है। तीसरा कॉज क्या है कि इसके अंदर जो है वो फीटस का जो है वो यूरिन इसके अंदर ना पोर हो रहा हो, यानी कि रीनल एजेनेसिस हुई हो जिसकी वजह से है ना इसके अंदर यूरिन पोर नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब इन सब से होता क्या है कि हमारे पास जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि साइज़ छोटा होगा। अब जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, ये हमारे पास लेबर जैसे इंड्यूस होगा तो उससे क्या होगा कि वैसे ही साइज़ छोटा है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ये चीज़ याद रख लेना कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो वो जोल्ट से बचाता है या है ना डैमेज होने से बचाता है एम्ब्रियो के जो इसके अंदर होता है, फीटस जो इसके अंदर होता है उससे बचाता है। अब अगर जब इसका साइज़ छोटा होगा तो जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो उससे क्या होगा कि इफेक्ट आएगा फीटस के ऊपर और उसका लिम्ब डिसऑर्डर्स होना और फेसेस के ऊपर डिसऑर्डर्स होना है ना सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीहाइड्रोमेनोसिस। बड़ा आसान है पॉलीहाइड्रोमेनोसिस, इसका मतलब होता है कि हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि अगर हमारे पास हेड फोल्ड कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कब बढ़ता है कि हमारे पास है ना जो फीटस हो, फीटस का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो, जिसकी वजह से क्या हो कि वो हमारे पास उस फ्लूइड को, हमें पता है कि है ना फीटस जो है वो हर हर 1 घंटे हर दिन है ना हाफ एमनियोटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है। यानी कि पूरा तो वैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है 800 मिलीलीटर टू 1000 मिलीलीटर, उसका हाफ यानी कि 400 टू 500 मिलीलीटर ये हमारे पास एब्जॉर्ब करता है, या है ना इसको अपने अंदर इंजेस्ट करता है। ठीक है, अब अगर इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा तो ये इंजेस्ट नहीं कर सकेगा, तो इस वजह से हमारे पास इसकी पॉलीहाइड्रोमेनोसिस हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है सर्टेन, एक दफ़ा मैंने ये भी देखा था कि मैटरनल हाइपरटेंशन से भी ये पॉलीहाइड्रोमेनोसिस हो जाता है, और है ना मैटरनल डायबिटिक पेशेंट से भी ये कौन सा मेनोसिस, पॉलीहाइड्रोमेनोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके 2-3 कॉजेज़ थे, ये मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रह गया है वो प्रीमेच्योर फिटल रप्चर और फिटल मेम्ब्रेन, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास रह गया प्री क्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। प्री क्लेम्सिया और एक्लेम्सिया एक्चुअली क्या है, ये दोनों है ना डिसऑर्डर ऑफ मदर हैं जिसका असर जो है वो फीटस के ऊपर आता है। प्री क्लेम्सिया का मतलब होता है कि हमारे पास मदर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक पेशेंट हो। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर और है ना डायबिटिक पेशेंट होने से होगा क्या, अब मदर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो हमारे पास याद रखना कि बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकती है, बच्चे के अंदर है ना कार्डियोवैस्कुलर डिसअबनॉर्मलिटी आ सकती है। क्यों आएगी, क्योंकि उसको सही से ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है, और एक्लेम्सिया क्या होता है कि मदर्स को कन्वर्जन्स आना भी शुरू हो। ठीक है, इन सब से होगा क्या कि बच्चे के ऊपर क्या है ना इम्पैक्ट आएगा। बच्चे के ऊपर ये आएगा कि उसका ब्रेन सही डेवलप नहीं होगा, किडनीज नहीं होंगी। ठीक है, और है ना लिवर के अंदर एडेमा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर कम ब्लड होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं। प्रीक्लेम्सी के मैटरनल हाई ब्लड प्रेशर है ना प्रोटीन यूरिया होता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्लेम्सी क्या है कि मदर को कन्वर्जेंस भी आते रहे। ठीक है, और एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम मैंने बता दिया। और ये एक आखिरी चीज़ कि अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट्स, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर नॉट्स नहीं होती, अगर होती भी हैं तो फॉल्स नॉट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई ट्रू नॉट आ जाए तो आप खुद सोचो कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट आ गया तो क्या सर्कुलेशन का जो कनेक्शन है फीटल सर्कुलेशन का है ना टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, तो वो हो सकेगा, तो नहीं हो सकेगा, और बच्चा जो है फीटस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल से प्लेसेंटा वाले चैप्टर के बाकी में बेस्ट।
प्री टर्म बर्थ, ठीक है, प्री टर्म बर्थ का मतलब ये होता है कि हमारे पास है ना 34 वीक्स से पहले बच्चा पैदा हो जाए। वैसे हमारे पास नॉर्मल टाइम कितना होता है 38 वीक्स या 40 वीक्स, ठीक है। अब 34 वीक्स से पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्री टर्म बर्थ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास क्यों होता है, जब हमारे पास मैटरनल हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा होता है या डायबिटिक पेशेंट होती है ना मदर, तो उसकी वजह से प्री टर्म बर्थ होता है, ठीक है। अब प्री टर्म बर्थ को आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विद IUGR। IUGR का मतलब ये होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में बच्चा जो होगा वो पूरे 9 महीने का ही होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी। उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही होगी? क्योंकि प्लेसेंटा की कमी होगी या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होगी या मैटरनल है ना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होगी या सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जो कि मदर है ना इनहेल करती होगी, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। जिसमें क्या होता है कभी कभी है ना वो उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो फैट होती है ना जिसको हम कहते हैं है ना वेरी वर्निक्स कैसी उसे पता नहीं ऐसे करके कुछ कहते थे, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको IUGR को कभी भी नहीं समझना कि ये प्री टर्म बर्थ है। प्री टर्म बर्थ तो हमारे पास है ना जो ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीती हैं उनकी वजह से भी होता है, ठीक है, और जो ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेती हैं उनकी वजह से भी होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये कि 34 वीक से पहले पहले हो। MCQs भी आता है कि कब हो, तो 34 वीक से पहले पहले जो बर्थ होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्री टर्म बर्थ, ठीक है। अब ये होती क्यों है कि इसमें हमारे पास एमनोकोरियनिक मेम्ब्रेन जो है वो जल्दी से फट जाएगी, ठीक है। जो एमनोकोरियनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो हमारे पास जल्दी से अगर है ना फट जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। और इसके और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले जो फैक्टर्स थे जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वो जो है वो ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएं, ठीक है। और जो है ना लेबर इंड्यूस कराते हैं फैक्टर्स ऑक्सीटोसिन और है ना वो जो दूसरे हैं आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा, ऑक्सीटोसिन की तो है एक, तो ऑक्सीटोसिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ये लेबर इंड्यूस कराने वाले फैक्टर्स इंक्रीज़ हो जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाए, तो उस सूरत में ये हमारे पास प्री टर्म बर्थ हो सकती है, ठीक है।